नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। रात के 9 बजने को हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम शो टक्कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कैबिनेट का सबसे बड़ा विस्तार किया। 43 मंत्रियों ने शपथ दिलाई गई। इसमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल के अलावा मध्य प्रदेश से ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र कुमार समेत 15 नेताओं ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। शपथ लेने वालों में से 28 राज्य मंत्रियों में 7 महिलाएं हैं। मोदी के 8 साल के शासन में इस बार सबसे ज्यादा मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल किया गया है, लेकिन कुछ बड़े मंत्रियों का आज इस्तीफा भी हो गया है। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो समेत कई दिग्गज मंत्रियों ने आज इस्तीफा दे दिया है। तो आज इसी पर होगा सबसे बड़ा संवाद। प्रधानमंत्री मोदी के स्पेशल 43 यानी स्पेशल 43। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God. अब तक कैबिनेट विस्तार को सिर्फ 2022 के चुनाव से जोड़ा जा रहा था, लेकिन मोदी कैबिनेट की नई तस्वीर सामने आई तो साफ था कि अच्छा काम करने वालों को इनाम, अपने काम में चूकने वालों को राम राम। गठबंधन धर्म को सलाम वाले मंत्र के आधार पर नई कैबिनेट तैयार की गई है। कैबिनेट में SC/ST समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। ओबीसी समुदाय को भी भरपूर अहमियत मिली है। मोदी कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है। पीएम मोदी की न्यू कैबिनेट में अब ओबीसी समुदाय से 27 मंत्री हो गए हैं। मैं नारायण तातुराणी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूं। शपथ ग्रहण में टीम भावना के साथ पुराने मंत्री भी मौजूद थे। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं राजकुमार सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. मैं अनुराग सिंह ठाकुर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। चुनावी कनेक्शन से ज्यादा कामकाज पर जोर है, इसलिए युवा टीम पर जोर दिया गया है। मैं मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। अब नई टीम की औसत उम्र 58 साल हो गई है। मोदी कैबिनेट में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई है। कैबिनेट में सबका साथ सबका विकास की झलक देखने को मिली है। नई कैबिनेट में गठबंधन धर्म का भी पूरा ख्याल रखा गया है। साथ ही कई बड़े मंत्रियों ने इस्तीफा भी दिया। प्रकाश जावड़ेकर, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, संजय धोत्रे, बाबुल सुप्रियो को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन कैबिनेट में विस्तार के बीच विपक्ष ने सियासत भी शुरू कर दी। Don't you think that Narendra Modi government is cutting the pocket of the common people? और अपना पॉकेट भर रहा है जनता का पॉकेट काट के। क्या खाली मिनिस्ट्री शामिल करने से सब फायदा हो जाएगा? ये मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं, ये सत्ता की भूख का विस्तार है।
इस बार कैबिनेट के फेरबदल में चुनाव वाले राज्यों को भी खास तवज्जो मिली है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या मोदी की नई कैबिनेट से मिशन न्यू इंडिया को और रफ्तार मिलेगी? आज इसी पर आर पार में होगा सबसे बड़ा विश्लेषण। न्यू इंडिया की न्यू कैबिनेट। तो जंबो मंत्रिमंडल विस्तार किया है नरेंद्र मोदी की सरकार ने। इसमें प्रमुख नाम जो है वो भूपेंद्र यादव हैं। संगठन का उन्होंने लगातार काम किया, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो बंगाल हो, हर जगह संगठन का काम करते आए। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ये बड़ा नाम है, लगातार युवा मोर्चा के प्रेसिडेंट रहे, राज्य मंत्री रहे, वित्त राज्य मंत्री और अब कैबिनेट मंत्री हैं। जी कृष्ण रेड्डी, अमित शाह जब गृह मंत्री हैं उनके अंडर ये गृह राज्य मंत्री थे, उनका प्रमोशन हुआ है। मनसुख मांडविया, इनकी वैक्सीन को लेकर जबरदस्त प्लानिंग थी, इसलिए इनको प्रमोट किया गया है। हरदीप सिंह पुरी टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है फॉर्मर, और अपने काम के लिए जाने जाते हैं। एयरलिफ्ट कराया इन्होंने कई लोगों को, इसके लिए उनको प्रमोशन दिया गया है। राजकुमार सिंह, किरण रिजिजू एक बड़ा नाम नॉर्थ ईस्ट से आता है। किरण रिजिजू का लगातार पिछले 7 साल से मंत्री है, जिस मंत्रालय में जाते हैं अपनी छाप छोड़ते हैं। एक बड़ा नाम पशुपति पारस है, रामविलास पासवान के छोटे भाई, एलजेपी के नेता और अब पार्लियामेंट्री बोर्ड के उनके मेंबर भी। मेरे साथ कई मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले सर्बानंद सोनोवाल, असम के पूर्व मुख्यमंत्री, नारायण राणे, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव, ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से जो आए, ये बड़े नाम है। वीरेंद्र कुमार सिंह, ये बड़े नाम है। तो ये कुल मिलाकर 15 कैबिनेट मंत्री हैं और 28 के करीब राज्य मंत्री हैं। अब उसमें कुछ को इंडिपेंडेंट चार्ज मिल सकता है। तो जंबो कैबिनेट विस्तार किया है एक नरेंद्र मोदी की छाप के साथ, जिसमें सरप्राइज एलिमेंट ये थे कि कई बड़ा रीजिग है। आप सोचिए, प्रकाश जावड़ेकर इस्तीफा दे चुके हैं, रविशंकर प्रसाद इस्तीफा दे चुके हैं, सदानंद गौड़ा इस्तीफा दे चुके हैं, तो कई हैवीवेट मंत्री, थावरचंद गहलोत इस्तीफा देके गवर्नर बन गए हैं। तो कुल मिलाकर कई हैवीवेट मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है, यानी कुल मिलाकर बड़ा जंबो मंत्रिमंडल विस्तार है, जिसमें जातियों का समीकरण बिठाया गया है। ओबीसी समुदाय के 27 मंत्री हैं, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन बड़ा है। तो कुल मिलाकर बड़ा मंत्री फेरबदल है। डॉक्टर हर्षवर्धन से इस्तीफा ले लिया गया है, बड़ा फेरबदल है। रामकृपाल सिंह मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, फॉर्मर एडिटर हैं टाइम्स ग्रुप के, आपका स्वागत है। रामकृपाल सिंह, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रामकृपाल सिंह, मेरा सीधा सवाल आपसे, आप दशकों से कवर कर रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तारों को, सरकारों को, हाल फिलहाल में बीते 2 दशकों के अंदर इतना बड़ा मंत्रिमंडल विस्तार क्या आपकी नजर में आया है? रामकृपाल जी। बिल्कुल नहीं। और देखिए, मुझे पता था अमीश जी, अखबारों में तमाम चीजें आ रही थी, टेलीविजन पर आ था, लेकिन मुझे लगता था कि मोदी जी का जो फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा, जैसा कि पहले भी होता रहा है। और एक चीज मुझे इसका विश्वास था कि मोदी जी के हर फैसले में एक बेसिक मैसेज जो जाता है पूरे देश के नाम, पूरी दुनिया के नाम, वो ये होता है कि मैं बड़ा जोखिम लेने को हमेशा तैयार रहता हूं। और आज का भी देखिए ये है कि इसको मैसेज क्या है कि मैं बड़ा से बड़ा जोखिम लेने को तैयार रहता हूं। और देश की कोई भी जनता इस बात से बहुत खुश होती है कि मेरा जो नेता है वो कम से कम, चाहे कुछ भी हो, सफल हो असफल हो, लेकिन वो जोखिम लेने को तैयार रहता है। और वो जोखिम में सिर्फ एक चीज होती है, देश का विकास, देश की भलाई। और आज अगर आप देखेंगे इस चीज को, तो मैं ये मानता हूं कि किसी भी सरकार के लिए कहने के लिए 5 साल मंत्रिमंडल विस्तार के विजुअल दिखाइए हमारे साथ। कुछ बड़े मंत्री लाइव जुड़ेंगे आपसे 15-20 मिनट बाद। मैं आपको बड़ी खबर बता रहा हूं, अब से 15-20 मिनट बाद हमारे साथ कुछ मंत्री लाइव जुड़ेंगे जिन्होंने शपथ ली है, वो लाइव जुड़ेंगे। मेरे साथ गौरव भाटिया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अलका लांबा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ अशोक वानखेड़े जुड़ गए हैं, सुनील यादव है। मैं रामकृपाल सिंह आपसे एक पॉइंट, बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूं। छोटे मोटे मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, रविशंकर प्रसाद, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश पोखरियाल निशंक, संतोष गंगवार, बाबुल सुप्रियो, राव साहब दानवे पाटिल, महाराष्ट्र का बड़ा नाम है, प्रताप सारंगी, देबोश्री चौधरी, सदानंद गौड़ा। तो कुल मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की
क्या कोशिश, अगर आप इसको आपको हेडलाइन बनानी होगी तो कल की आपकी पहली हेडलाइन क्या होगी? रामकृपाल सिंह। देखिए, मेरा ये कहना है कि मोदी जी के लिए सत्ता और संगठन दोनों का महत्व बराबर होता है, और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को अगर उसे लंबे समय तक चलना है तो संगठन और सत्ता, ये 4 साल के भीतर ठीक 2 साल हुआ है। आप यूं समझ लीजिए कि बीजेपी ने, मोदी जी ने करवट बदली है, आधा समय चला गया है, ठीक ये मध्यावधि फेरबदल है। और इस मध्यावधि फेरबदल में मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी को सजा मिली है, पुरस्कार मिला है। सत्ता से संगठन, संगठन से सत्ता, ये, और मोदी जी, ये जैसा मैंने कहा कि ये मैसेज बहुत बड़ी है कि मोदी जी कभी भी कोई भी जोखिम भरा फैसला लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। और आज जितने कद्दावर नेताओं का नाम आप गिना रहे हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता था, लेकिन मोदी जी ने उनको सत्ता से हटा करके संगठन की तरफ ले गए हैं। नहीं, अब और संगठन की तरफ लेके जा रहे हैं, कहां लेके जा रहे हैं ये तो पता लगेगा, लेकिन बड़ा फेरबदल है, बड़ा फेरबदल है। मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ अशोक वानखेड़े। अशोक वानखेड़े, एक लाइन के अंदर अगर आप इस मंत्रिमंडल विस्तार को मापना चाहेंगे तो कैसे मापेंगे? अशोक जी। मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत बड़ा है। जैसा नरेंद्र मोदी की लाइन ऑफ जो फंक्शनिंग का जो स्टाइल है, शॉक ट्रीटमेंट, वो शॉक ट्रीटमेंट के तहत आया है। लेकिन ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपल्शन है, क्योंकि 2024 में यदि आपको यही मैंडेट चाहिए तो आपको ये रिशफल करना जरूरी था, आपको मैसेज देना था। और जो बड़े मंत्रियों की विदाई है उसको आप कैसा देखते हैं? कहीं ना कहीं ब्रांड, मैं बड़े मंत्री की विदाई को ये देखता हूं कि जो मोदी ब्रांड और मोदी कमजोर हो गए, खासकर बंगाल के चुनाव के नतीजे और योगी आदित्यनाथ के यहाँ जो पिछला जो कुछ एपिसोड्स हुए, उसके बाद एक मैसेज जा रहा था कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री कमजोर तो नहीं हुए। उसका मैसेज, उसकी एक स्ट्रेंथ अपने आप को देने के लिए एक मैसेज है कि 12 मंत्री और बड़े मंत्री, कोई मंत्रालय साफ हो गए, हेल्थ मिनिस्ट्री साफ हो गई, एजुकेशन मिनिस्ट्री साफ हो गई, जावड़ेकर जैसा मंत्री जिसके पास 3 प्रकार थे, जावड़ेकर ने संगठन में भी बहुत अच्छा काम किया, वो चले गए, रविशंकर प्रसाद वो चले गए, HRD मिनिस्टर वो चले गए। तो ये हेल्थ मिनिस्टर का जाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक तरफ हम ये कहते हैं कि हमने हेल्थ मिनिस्टर ने बहुत अच्छा काम किया, मिनिस्ट्री ने अच्छा काम किया, कोविड में अच्छा काम किया, इससे कोई डिसएग्री नहीं कर सकता। सरप्राइज और शॉक एलिमेंट इस मंत्रिमंडल विस्तार में भव्य रूप से देखने को मिला। लेकिन अशोक वानखेड़े का आकलन है कि यह मजबूरी थी और नरेंद्र मोदी को अपने आप को मजबूत दिखाना था। अमीर जी, सबसे पहले तो जो मजबूत होता है उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूरा देश और विश्व जानता है श्री नरेंद्र मोदी जी वो नेता हैं जिनमें इच्छा शक्ति है और वो बड़े फैसले भी लेते हैं। और एक मूल भावना होती है, वो मूल भावना है कि कैसे जनता की सेवा करें और कैसे देश को सशक्त और मजबूत करें। आज जो बड़े मैसेज गए हैं वो मैं जरूर आपके समक्ष और सारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहूंगा। एक तीर से कई निशाने लगे हैं और देखिए जख्म दिखने लगे हैं, खून बह रहा है, विपक्षी जो लीडर हैं उनके भी ट्वीट चल रहे हैं। और क्या दिखाता है, आप याद करिए पिछली कांग्रेस की सरकार में नीति जो होती थी उस पर फैसले लेने में लकवा हुआ था, पॉलिसी पैरालिसिस। यहाँ पे तो फैसले लिए गए हैं। जो प्रशासनिक अनुभव है, पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं इस केंद्रीय जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें अल्पसंख्यक समाज से भी लोग हैं, जिसमें मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं। इसमें महिलाओं को भी पूरी भागीदारी दी गई है, युवाओं को भी दी गई है, पिछड़े समाज से भी यहाँ पे लोग हैं। और एक बात और है, ये तंज कसा जाता था कि देखिए एनडीए के जो घटक दल है वो कहाँ है। अब आप देखिए किस तरह से जेडीयू, एलजेपी और अपना दल ये भी आ गए हैं साथ में। क्या ये नहीं दर्शाता क्या गौरव भाटिया, ये कहीं ना कहीं एक गार्ड ऑफ चेंज भी है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके अंदर, जिसमें हम रविशंकर प्रसाद की विदाई देख रहे हैं, हम विदाई देख रहे हैं प्रकाश जावड़ेकर की, हम विदाई देख रहे हैं सदानंद गौड़ा की। ऐसा नहीं कि एक स्टेट से इस तरह की विदाई हुई है।
बिहार, यूपी, हर जगह से इस तरह की विदाई हुई है। क्या हम एक चेंज ऑफ गार्ड भी देख रहे हैं? चेंज ऑफ गार्ड आई मीन कि कहीं ना कहीं एवरेज एज कम करके युवाओं को तरजीह दी गई है। देखिए अमीश जी, मैं समझता हूं ऐसा नहीं देखना चाहिए। उसकी वजह भी बता दूं। श्री रविशंकर प्रसाद जी, प्रकाश जावड़ेकर जी और बाकी जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं, इन लोगों को बहुत अनुभव है संगठन का भी और अपने मंत्रालय को चलाने का भी, और ये भारतीय जनता पार्टी की जड़ों का काम करते हैं। और ये पार्टी, हमारा संगठन तय करता है कि किसकी क्या भूमिका रहेगी। ये कोई एक परिवार वाली पार्टी नहीं है कि आपको उस लीडर की परिक्रमा करनी है, चरण वंदना करनी है और आपको मंत्री बना दिया जाएगा। यहाँ पे सबके अनुभव का लाभ इसलिए लिया जाता है कि देश की जनता की सेवा हो सके, संगठन और सरकार दोनों मजबूत रहे। ठीक है, मैं अलका लांबा का रुख करता हूं। अलका लांबा, मैं कांग्रेस का फर्स्ट रिएक्शन मांगता हूं, ऑफिशियल रिएक्शन इस जंबो फेरबदल के अंदर, जिसके अंदर हम देख रहे हैं एवरेज एज कम हो गई है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, ओबीसी समुदाय के 27 मंत्री हैं, एसटी समुदाय के 8 मंत्री हैं, एससी समुदाय के 12 मंत्री हैं। यानी कुल मिलाकर इसको एक तरह से कहा जा रहा है ये तो ओबीसी और एससी सरकार है। अमीश जी, सबसे पहले तो दिलीप कुमार जी को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात रखूंगी। ट्विटर पे अगर आप जाएंगे तो बहुत ट्रेंड कर रहा है लोगों के अंदर भी बीच में कि इंजन में खराबी हो तो डब्बे नहीं बदले जाते हैं, या खराबी इंजन में है, डब्बे जितने मर्जी बदल लीजिए वो रफ्तार नहीं पकड़ पाएगा। और एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है पूरी टीम की। तो अपना कप्तान अपनी विफलताओं का, असफलताओं का ठीकरा अपनी टीम के सर मढ़कर एक नई टीम लेकर आ रहा है, उससे कुछ बढ़िया होने नहीं वाला है। मैं थोड़े से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जिस नारायण राणे जी ने शपथ ली ना 2019 में, अमित शाह जी उन्हें जाकर कहकर आए थे कि आपके ऊपर 100 करोड़ की जो है संपत्ति भ्रष्टाचार के आरोप है, आप जेल जाएंगे। आज हम सब देख रहे हैं 2021 में वो भाजपा के मंत्रिमंडल की शपथ ले रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को लिया गया, उम्मीद थी कि वरुण गांधी होंगे, युवा सांसद है, चुनकर आए हुए हैं, लेकिन राज्यसभा से लाए गए कुछ दिन पहले जो इनाम मध्य प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार गिराने का ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिला है। अब बाजी डॉक्टर हर्षवर्धन, तो सिंधिया के बनने पर कांग्रेस खुश है कि परेशान है? अलका जी, खुश नहीं, सिंधिया के बनने पर आप खुश है परेशान है? मैं आप खुश और परेशान का जवाब देती हूँ। आपने कहा बड़े नाम, हमें नामों की चिंता नहीं है, उनके पास बड़े पोर्टफोलियोज थे, वो विफल हो गए, उनकी विफलताओं का खामियाजा देश को भुगतना पड़ा। बड़ा नाम हर्षवर्धन आपके लिए हो सकते हैं, हमारे तो आप कह रहे हैं कि ये आप कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद हो गए, या फिर प्रकाश जावड़ेकर हो गए, डॉक्टर हर्षवर्धन हो गए, रमेश पोखरियाल निशंक हो गए, आप कह रहे हैं कि ये आपकी वजह से चले गए, तो आपको खुशी मिलानी चाहिए कि आपकी वजह से इनको हटाना पड़ गया। अमीश जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको 40 सेकंड दे रहा हूं, मैं समय की थोड़ी कमी रहेगी। हमें बिल्कुल खुशी नहीं है, कोई जाए या आए, ये प्रधानमंत्री जी का अपना फैसला है और उसका स्वागत है, शुभकामनाएं हैं। जंबो कैबिनेट, मैक्सिमम मिनिस्टर, मिनिमम गवर्नेंस, सब दिख रहा है। मंत्री तो कम ही है, जंबो फेरबदल है मैडम। नहीं, मंत्री कितने हैं वो हमें भी मालूम है, आपको भी पता है ना, कि प्रधानमंत्री जी 80 का लिमिट को वो कहां तक रोकना चाहते थे और आज 43 ने शपथ ली। और आपने खुद बताया इतने एससी, इतने एसटी, इतने ओबीसी, यानी कि आप आने वाले चुनावों के मद्देनजर जातीय समीकरणों को आधार बनाकर अगर ये कैबिनेट रिशफल हुआ है तो देश के हाथ में कुछ लगने वाला नहीं है। एक लास्ट पॉइंट मैं आपको कहूंगी, आपके लिए डॉक्टर हर्षवर्धन बड़ा चेहरा हो सकते हैं, हमारे लिए उनका पोर्टफोलियो बहुत बड़ा था और ऑक्सीजन के बिना लोगों ने दम तोड़ा। इस विफलताओं का खामियाजा लोगों को ठीक है। देखिए गौरव इसका जवाब देना चाहते हैं, लेकिन मुझे सुनील यादव को भी लेना पड़ेगा। मैं सबको पहले एक बारी ले लूं। सुनील यादव, उत्तर प्रदेश की छाप तो देखने को मिली इस मंत्रिमंडल विस्तार के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब खबर यह भी आ रही है कि योगी कैबिनेट का भी विस्तार होगा। आप कह रहे थे समन्वय नहीं है, लेकिन यहां तो पूरा का पूरा समन्वय है। यहां तो जिन मंत्रियों को हटाया गया वो भी बैठे हैं प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में। देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले आपके कार्यक्रम के माध्यम से जितने भी देश को नए मंत्री मिले हैं, जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी बढ़ करके उनका प्रमोशन हुआ है, हम सबको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि देश को तरक्की की तरफ और खुशहाली की तरफ ले जाने के लिए काम करेंगे। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश का है, तो यह सच है कि यह मंत्रिमंडल विस्तार देश की तरक्की के लिए कम और उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए ज्यादा लग रहा है। और जो सवाल आपने किया अमीश जी
कि योगी जी में और मोदी जी में नहीं पट रही थी। अभी मैं सुन रहा था, कहा गया कि मोदी जी ने यह साबित कर दिया कि वो कमजोर नहीं है। इसका मतलब क्या कुछ लोग देश में मान रहे थे कि मोदी जी कमजोर हो गए हैं ये तो या योगी जी मजबूत हो गए हैं? देखिए, सवाल इस बात का नहीं अमीश जी, सवाल इस बात का नहीं है कि कौन मंत्री बना। सवाल इस बात का, अगर उत्तर प्रदेश से इतने मंत्री मिले हैं तो उत्तर प्रदेश को मिला क्या है? उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री जी आते हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार भी विस्तार करने जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश का बेरोजगार तो अभी भी लाठी खा रहा है। अनुदेशक अभी भी लाठी खा रहा है। उत्तर प्रदेश में तो लोग मर गए। उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था नहीं कर पाए। इनसे पूछिए 4.5 साल के बिल्कुल कभी और किसी और करेंगे, लेकिन आज मंत्रिमंडल विस्तार की बात होगी। देखिए, पहले समाजवादी पार्टी की ही बात कर लेते हैं। कमजोर और मजबूत क्या होता है इनको क्या पता। इनके समय में तो जो मुख्यमंत्री था सपा का, उसको कहते थे 5.5 मुख्यमंत्री हैं। तो लोग पूछते थे कि भैया ये आधा कौन है, कहते वो अखिलेश यादव है। और गायत्री प्रजापति को अमीश जी मुख्यमंत्री जी ने हटाया, लेकिन 4 दिन बाद दोबारा उसको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ही बनाया। तो ये तो मुख्यमंत्री थे, अब कांग्रेस की बात करते हैं। यही बात तो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं अमीश जी, कि जब इंजन में खराबी हो तो जी गौरव, मैं बस समय सीमा है गौरव, मैं माफी चाहता हूं, मैं बस समय सीमा है। मैं दोनों पत्रकारों का रुख करता हूं जो कि महत्वपूर्ण है। रामकृपाल सिंह, देखिए सारी कहानी एक तरफ, लेकिन इस समय एनालिसिस करना बड़ा आवश्यक है। क्या आपको लगता है, जिस तरह से अशोक जी कह रहे थे कि कुछ नरेंद्र मोदी अपने आप को ताकतवर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को अपने आप को ताकतवर दिखाने की आवश्यकता है अब 7 साल की इस सरकार के बाद, या फिर गुजरात के सीएम रहने के बाद? देखिए अमित जी, सबसे बड़ी बात ये होती है, मैंने जैसा कहा कि मोदी जी को कुल मिलाकर के कहने के लिए 5 साल है, लेकिन 4 साल मिले थे। 2 साल शुरू के जो रहे वो कोरोना की भेंट चढ़ गए। अब देखिए 2024 कहने के लिए है, उसके पहले 2 साल यानी एग्जैक्टली हाफ द वे है। तो 2 साल में अब जैसे होता है इस कोरोना से थोड़ा उभरे हैं, तो एक जो फैसला मोदी ने लिया है, कई बार वही होता है, कंटेंट सबके पास होता है लेकिन पैकेजिंग डिफरेंट होती है, तो आदमी आकर्षण क्यों होता है कि कहां आप अलग हैं। तो मोदी जी में एक रही है, रह करके वो चौंकाते हैं और ये मैसेज जनता को भेजते हैं। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। मैं बड़ा कदम, मैं कोई भी एक जोखिम भरा कदम हमेशा लेने को तैयार रहता हूं। तो अब रुक करते हैं अशोक वानखेड़े का। अशोक जी, मैं आपका सीधा रुक करता हूं, और जिस तरह से लगातार आप पोर्टफोलियो इसके बाद बटेंगे, क्या आपको लगता है कि चुनावी नैया तो पार लगाने के लिए हर सरकार अपना काम करती है, वो उनका हक भी है, लेकिन क्या आपको लगता है, जिस तरह से आप कह रहे थे इसमें शॉकिंग एलिमेंट भी है, रामकृपाल सिंह कह रहे थे इसमें नरेंद्र मोदी की छाप है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से पुराने मंत्रियों की विदाई हुई है, जिस तरह से उनको हटाया गया है और नए मंत्रियों को लाया गया है, कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रैटेजिक एज शिफ्ट भी है भारतीय जनता पार्टी की गवर्नेंस में? अमित जी, मुझे एक बात बताइए, जिनके पास इतना बड़ा मैसिव मैंडेट लोकसभा में हो, उनके लिए रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है? कौन सी रिस्क ली उन्होंने? यदि मंत्रिमंडल में जो लोग हटाए गए, क्या इनकी इतनी इच्छा, इतनी ये स्थिति है कि वो बाहर जाके एक स्टेटमेंट भी दे? आज 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अटल जी वाली बीजेपी नहीं है, जहां खुल के बात होती थी, आमने सामने विरोध भी होता था। यहां कोई विरोध देखा है आपने? किसी का कभी विरोध देखा है? एक आदमी ने चिट्ठी लिख देता है, एक मंत्री, कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में बिल्कुल काम नहीं हो रहा है और कोविड में मैं परेशान हूं, तो गंगवाल साहब की विदाई हो गई। सवाल यह है कि आप लगातार जिन लोगों को टेस्टेड है, क्या प्रकाश जावड़ेकर टेस्टेड नहीं थे? क्या हर्षवर्धन टेस्टेड नहीं थे? हर्षवर्धन पहले आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाया, फिर जेपी नड्डा को बनाया, फिर उसके बाद आपने हर्षवर्धन जी को बनाया। हर्षवर्धन जी उस लायक नहीं थे तो ठीक है, ये पूरा अधिकार है नरेंद्र मोदी जी को। और एक से एक वो तो बाहर से भी आदमी लाके मंत्री बना सकते हैं। उन्होंने पुरी को बनाया ना, उन्होंने कई ब्यूरोक्रेट्स को मंत्री बनाया, उनको रोकते कौन है? उसमें रिस्क लेने वाली बात नहीं है।
सवाल ये है कि जो पहली बात से हमको लगा 2014 में जब आ गए कि अब इसमें कास्ट, गौरव रिस्पॉन्ड करें, गौरव 30 सेकंड, जाति की राजनीति नहीं होगी। जी लेकिन जाति की राजनीति की जगह पे अभी आप ओबीसी भी, बीसी भी सब गिनवा रहे हो आप। देखिए, अभी कहा जा रहा था ये अटल जी वाली बीजेपी नहीं है, तो भारतीयों को अटल जी पे भी गर्व है और श्री नरेंद्र मोदी जी पे भी। हम भी कह सकते हैं रामनाथ गोयनका जैसे अब पत्रकार नहीं बचे हैं, वो आके खुद ही राजनीति करते हैं। लेकिन छोड़िए उस बातों को, आज जो मुख्य बात है वो मैं बताऊं। देखिए, एक गोपनीयता होती है, मोदी जी ने बड़ा फैसला लिया, गोपनीयता दिखी। एक समय यूपीए सरकार में ऐसा था, आपको याद होगा अमीर जी, जब तथाकथित पत्रकार मंत्रालय बांट रहे थे और मनमोहन सिंह जी फाइल लेके 10 जनपद जाते थे और कहते थे सोनिया जी मोहर लगा देंगी तो बना देंगे मंत्री। तो कम से कम आज जो प्रधानमंत्री हैं उनके पास वो दृढ़ शक्ति है, नेतृत्व है कि वो अपने बड़े फैसले राष्ट्र हित में लेते हैं और जनता की सेवा करने के लिए हम सब समर्पित हैं। उसी भाव से ये मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है और अभी से बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हाय 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 कितना खराब। ठीक है, अलका जी रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं। अलका लांबा जवाब। अलका जी बोलिए। आते हैं वो तो समय बताएगा, जिन्होंने आज पहली बार शपथ ली है जंबो कैबिनेट में, लेकिन जो 12 मंत्री हटाए गए हैं उसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ा, ये आप और हमारे सामने है। एक वो है जिनका प्रमोशन हुआ है। मुझे तो हैरानी है कि देश के गृह मंत्री जिनकी नाक के नीचे दिल्ली के दंगे हुए, जिन्हें दिल्ली के दंगों को के लिए दोषी माना चाहिए था, जिस देश की वित्त मंत्री को देश की अर्थव्यवस्था का भट्ठा बैठाने के लिए उनका लेना चाहिए था, जिस रक्षा मंत्री को चीन को पूरी हमारी सरहदों से अंदर घुसने के लिए दोषी मानने पर उनका मंत्रालय लेना चाहिए था, संघ उन्हें बचा गया। और चिरकुट जो 12 ट्रोल मंत्री थे, जो मित्रों जिनका काम कुछ नहीं था, दुम में दम नहीं था, दम नहीं था, मात्र हिलाते थे, पीछे चलते थे और राहुल गांधी जी के सवालों पर ट्रोल मंत्री बनकर काम करते थे। आज उन्हें मोदी जी ने खुद ही आईना दिखा दिया कि देश आपसे ट्रोल मंत्री की भूमिका नहीं देखता, देश आपसे उम्मीद करता है कि जो मंत्रालय, जो काम आपको सौंपा हुआ है, देखिए आप दोनों स्काइप पे, दोनों को ऑडियो में दिक्कत आ रही है। मेरा निवेदन मानिए, एक करके बोलिए। गौरव भाटिया, अलका लांबा को 20 सेकंड बोल लीजिए, फिर आप रिस्पॉन्ड करिएगा, मैं आपको मौका दूंगा 30 सेकंड। नहीं, गौरव जी बोले, मैं भी उनके गौरव जी के बीच में मैं भी अब बोलूंगी। श्रम मंत्री खुद बेरोजगार हो गए, हेल्थ मंत्री का खुद ऑक्सीजन छीन लिया गया, और जो नई शिक्षा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, बहुत डंका पीटा जा रहा था, दोनों मंत्रियों को घर बैठा दिया। क्या इतनी खूबसूरत इनकी। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई टू कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। गौरव भाटिया देन बिग अपडेट, उसके बाद बड़ा अपडेट है। मंत्रियों को आने में टाइम लग रहा है क्योंकि वो राष्ट्रपति भवन से निकले हैं और उनके यहाँ पे बहुत भीड़ है, इसलिए वो लाइव अभी कुछ देर में बैठ सकते हैं। ओके, गौरव भाटिया। देखिए, एक और बहुत मजबूत संदेश गया है युवा शक्ति का, युवाओं को जगह मिली। लेकिन कांग्रेस के समय में तो युवा शक्ति ये होती है कि 93 साल के मोतीलाल वोरा जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया जाता है, ये युवा है इनके लिए। और दूसरी बात, मैं भी इनसे यही कह रहा था, अगर इंजन खराब हो, और कांग्रेस के मामले में तो जब इनकी वर्कशॉप इंजन की खराब है। जी गौरव, समय मेरे पास कम है। ओके, अशोक 20 सेकंड आप हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोल रहे हैं आप। एक सेकंड, एक 20 सेकंड नहीं, उससे भी कम। अभी गौरव भाटिया ने कहा कि गोयनका जैसे पत्रकार भी नहीं है, तो मैं भाटिया जी को एक बात कहना चाहता हूं कि उस भारतीय जनता पार्टी में जहां सुषमा स्वराज, जहां गोविंदाचार्य, जहां जावड़ेकर, जहां रविशंकर प्रसाद जैसे स्पोक्स पर्सन होते थे मैच्योर्ड, वैसे मैच्योर्ड अब स्पोक्स पर्सन भी नहीं रहे हैं। सिर्फ पत्रकारों की तरफ मुझे लगता है। ओके, गौरव का ऑडियो खोलिए। गौरव कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये नहीं समझ पाया अमीर जी कि आज गलत क्या लग रहा है वानखेड़े जी को। अरे, सम्मानित पत्रकार हैं, एक आशा की किरण है और बेहतर काम हो, देश आगे बढ़े, इस उद्देश्य से हुआ है। आज अभी 10 मिनट बीते नहीं, बुराइयां करने आ गए, ये बात है सारी। ठीक है, ओके। रामकृपाल सिंह, फाइनल वर्ड ऑन दिस कैबिनेट। आप सबसे ज्यादा अनुभवी हैं इस पूरे पैनल के अंदर। रामकृपाल सिंह जी। देखिए, मेरा कहना है कि मोदी जी अपनी स्टाइल में उन्होंने एक मैसेज दिया है जनता को कि वो देश हित में, विकास की राह में कड़े से कड़ा कदम उठाने से हिचकिचाएंगे नहीं,
और यही लीडरशिप जो है मोदी को बाकी लोगों से अलग करती है। आज भी अगर 50% के ऊपर उनके फॉलोअर हैं तो यही मोदी की पर्सनालिटी है कि वो जोखिम भरा वो फैसला कर सकता है ये आदमी। सीएनबीसी आवाज की टक्कर में रुकते हैं एक अंतराल के लिए, लेकिन टक्कर जारी है। Clean Science and Technology Limited, a manufacturer of functionally critical specialty chemicals that cater to a diverse base of customers across industries, now makes an initial public offer of equity shares of ₹1 each for cash at a premium. The book-built issue being offered in a price band of ₹880 to ₹900 per equity share. Opens on July 7th, closes on July 9th, 2021. For risk factors and more details, refer to the Red Herring Prospectus. Choose your friends. Choose your entertainment. Choose your adventure. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504 80504। Vito Switchgears and Cables Limited, the fast consumer electrical company in India, announces impressive financial results year ended 31st of March 2021. Company showed year-on-year growth by 21.64%. EBITDA rises by 29.16% and PAT growth of 60%. Board approved dividend of 10%. Vito also acquired 95% stake in Vancon Modular Private Limited in February 2021. Vito, experts in all electrical segments since 1967. Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। बड़ी खबर है, आज का सबसे बड़ी खबर यही है कि कुल मिलाकर मोदी मंत्रिमंडल का जंबो विस्तार हुआ है, यानी एक बड़ा फेरबदल हुआ है। मंत्रियों की संख्या तो कम है लेकिन विस्तार बहुत बड़ा है और कई मंत्रियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। बड़ा विस्तार करा है नरेंद्र मोदी कैबिनेट में। जहां भी मौका देगा हम लोग को जनता का सेवा करना चाहिए। जब भी और जहां भी जो हमको जिम्मेदारी दिया जाएगा वो जिम्मेदारी को हम दिल से एक तपस्या करके हम लोगों के लिए काम करते रहेंगे। यही हमारा पार्टी ने हमको सिखाया है और यही प्रधानमंत्री जी का अपेक्षा है हम लोगों से। सर, कई बड़े नामों को मोदी कैबिनेट से ड्रॉप किया गया है, आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या? उसके लिए मैं कैसे, क्या परफॉर्मेंस एक वजह है? मुझे जो सेवा करने का मौका मिला। सर, क्या क्योंकि आपका एलिवेशन हुआ है, क्या इससे बीजेपी को फायदा होगा अरुणाचल प्रदेश में, खासतौर पर नॉर्थ ईस्ट में? मुझे काम करना है क्योंकि मुझे सेवा करने का मौका दिया है। सर, आपने काम किया अपने मंत्रालय के लिए काफी, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि आज भी जो हमारे खिलाड़ी हैं वो सिर्फ खिलाड़ी बतौर या खेल तक ही सीमित रह गए हैं। एज अ वे ऑफ लाइफ या कल्चर, एज अ कल्चर वो वहाँ तक नहीं जा पाए। अभी स्पोर्ट्स का पूरा माहौल देश में बदल गया है। हाँ। अब खिलाड़ी कूदोगे बनोगे, खराब बना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने एक खेल का माहौल को देश में एक नया जोश भरा है, नया दिशा दिया है। इसलिए ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी सब तैयारी करके अभी जाने के लिए पूरा इंतजार कर रहे हैं। तो सर, अब आगे क्या हम देखेंगे, क्या प्राथमिकताएं अब आपकी रहेगी? अभी हम सबसे पहले तो आप लोग को धन्यवाद देना चाहते हैं, आप लोग यहाँ इंतजार किया है इतना देर तक। प्रधानमंत्री जी, पार्टी के सभी लोग, अध्यक्ष जी और अपने सभी नेता अमित भाई को सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ ये मौका देने के लिए। और इस क्षेत्र की जनता, देश की जनता जिसने हम पे विश्वास किया है, पूर्ण निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ
जो भी सेवा हो पाएगी वो की जाएगी। महिला होने के नाते मुद्दे महिलाओं से संबंधित उठाएंगी, उनका प्रतिनिधित्व करेंगी। मैं भाई साहब जब आपको वोट पड़ती है ना तो महिला पुरुष देख के नहीं पड़ती। दिल्ली की जिम्मेदारी और साफ तौर पर मुझे करने दो, ऑटो एक मिनट रुक जाओ यार, एक मिनट। हाँ दीदी मैडम वो ढोल बंद करवा दो। कोई माइक है, मैं सबको थैंक यू बोल दूंगी। आपको बनाया गया है, क्या आपके मुद्दे क्या है? अभी कोई मुद्दा नहीं है जी। अभी सिर्फ जो विश्वास प्रधानमंत्री जी ने, अमित भाई ने, नड्डा जी ने और पार्टी के अन्य सीनियर लोगों ने मुझ में दिखाया है, उसके लिए आभार प्रकट करना चाहती हूँ, धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो जिम्मेवारी मिलेगी उसे ईमानदारी से पूरा किया जाएगा। जिम्मेदारी के बारे में बात हुई? नहीं। सर ललन सिंह क्यों नहीं मंत्री बने? सर ललन सिंह का नाम सबसे ऊपर था सर। ऐसा है जी, ललन बाबू और हमें कोई फर्क है क्या? देखिए, आपका कहना ये है कि 2019 में आप क्यों नहीं आए, हाँ आप 2021 में कहा जा रहे हैं। देखिए, एक बात को मैं बड़ा स्पष्ट बिहार में भी एनडीए की सरकार है, आप जानते हैं 4 दलों की सरकार। न्यू से थोड़ा नीचे कर लो भाई। और केंद्र में देखिए क्या है अभी यहाँ पर न्यू नेशन माइक थोड़ा नीचे कर लो। और हम लोग इस मंत्री मंडल में नहीं थे, इस पर हम लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद ये बात एक समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, अगर आप केंद्र में देखिएगा तो हम लोग, आप कहते हैं कि सर संख्या इतनी, लेकिन एक बात समझा करिए कि केंद्र में अगर आप देखिएगा तो हम लोग एनडीए का हिस्सा हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी खुद अपने आप में बहुमत है। ये तो प्रधानमंत्री जी की समझिए कि जो उनकी उदारता है कि भाई उन लोग जितने भी उनके साथ जुड़े हुए हमारे एलजेपी के भी हैं और भी हैं, उन सब लोगों को उसमें रखा है, एक संदेश है उसमें। देखिए, आप हर एक जगह जोड़ घटाव गुना भाग और फॉर्मूला नहीं कर सकते। लेकिन आपको नहीं लगता कि सर 2019 में भी एक ही बात थी, सांकेतिक मना किया गया? अरे सुनिए, सांकेतिक की भागीदारी मिली। अरे मैंने सवाल को बड़ा स्पष्ट कर दिया भाई जी। आप जरा फर्क भाई देखिए, अब हम लोग यहाँ पर हमारी हिस्सेदारी हो गई है। अब हमारे केंद्र में भी और प्रदेश में भी मजबूती से सरकार चलेगी और हम लोग का लक्ष्य क्या है कि हमारा राष्ट्र मजबूत हो और हमारा प्रदेश मजबूत हो, यही हम लोग करेंगे। सर, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे आप बने रहिएगा या इस्तीफा दीजिएगा सर? क्योंकि आपके पास 2 पद हो जाएंगे। किस दिन मांगोगे दे देंगे मेरे कंधे में। सर नहीं सर ये बताइए सर कि जो जातीय समीकरण की जो जातीय समीकरण की जो बात हो रही थी सर चुनाव के बाद से, कि जातीय समीकरण के ऊपर नीतीश कुमार काम करेंगे, लेकिन उसके ऊपर सर कुछ देखने को मिली नहीं सर। अच्छा, आप देखिए, मीडिया में बुरा मत मानिए जी। आप लोग खुला जात धर्म पर सवाल करते हैं। यहाँ जात की बात नहीं होती जी, समावेशी विकास होता है, सबका विकास होता है। लेकिन सर नीतीश कुमार को सोशल इंजीनियरिंग मिलने की उम्मीद आपको लगती है? अच्छा सुनिए, ऐसा है, सोशल इंजीनियरिंग किसको कहते हैं? आपने देखा है लिस्ट? अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल का लिस्ट देख लीजिए, उसके बाद आपको पता लग जाएगा क्या इंजीनियरिंग। मैं माननीय पंतप्रधान मोदी जी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री बन गया हूँ। उनके मार्गदर्शन से मैं अपने देश में जो जिम्मेदारी देंगे वो मैं अच्छी तरह से संभालूंगा। इतना ही आज के दिन आपके साथ आपको बताना चाहता हूँ, इसके आगे कुछ भी नहीं। आप केंद्रीय मंत्री बन गए हैं, उम्मीद की जाए कि कुछ आपकी तरफ से हल निकलेगा? हल तो जरूर निकलेगा ना, और उसके लिए मैं सपोर्ट भी करूंगा मराठा आरक्षण मिलने के लिए। अभी तक जो नहीं मिला उसके लिए जिम्मेदार किसे मानते हैं? नहीं, किसी को जिम्मेदार नहीं है। अभी जो सरकार बैठी है महाराष्ट्र में, वो पूरी तरह से जिम्मेदार है। कि आप मराठा रिजर्वेशन इशू के लिए आप राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? हाँ, पहले नंबर पे है उनका। उन्होंने जो प्रस्ताव जिस तरह से भेजना चाहिए था और बैकवर्ड आयोग
इनके पास पहला प्रस्ताव भेज के उनका ओपिनियन लेना चाहिए था, वो नहीं लेने के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए तो रद्द किया है, इनकी बेपरवाही से राज्य सरकार की। तो आपको लगता है कि केंद्र सरकार अब इसमें किस तरह से आगे बढ़ सकती है इस मामले में? नहीं, आज नहीं कहूँगा। राणे साहब एक सवाल ये है, राणे साहब एक सवाल ये है कि जो बीजेपी के साथ लंबे अरसे तक जुड़े थे, आज उनको रास्ता दिखा दिया गया कैबिनेट से बाहर, और आपको बीजेपी ज्वाइन किए 2 से 2.5 साल ही हुए हैं, और उसके बाद आपने आज कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है। ऐसा क्या हुआ है कि बीजेपी से वो राजनीति आज नहीं कहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, थैंक यू सर। लंबा इंतजार करना पड़ा आपको। अब इससे ज्यादा मैं और कुछ अभी कहने नहीं वाला हूँ। अभी हम लोगों को बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए। मैं इतना ही आज कहना चाहता हूँ। कहा जा रहा है बड़ा विभाग पर कैसे खड़ा, बड़ा मंत्रालय, अहम जिम्मेदारी। देखिए, आप मुझे जानती हो कि 20 साल से कि जो भी जिम्मेदारी दी जाती है, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं जरूर कार्य करूंगा और हर संभव प्रयास मैं जरूर करूंगा। आज इस अवसर पर मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। आप लोगों का साथ अभी हम मिलते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे अलग अलग विषय पर, लेकिन आज मुझे लगता है इतना ही ठीक है। और आपसे भी हमारा एक निवेदन है, आप भी हमें भविष्य में जरूर सहयोग कीजिए। आपका सुझाव, आपकी सलाह हमारे लिए बहुत बड़े काम में आएंगे, क्योंकि भारत माता को मोदी जी की नेतृत्व में इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र के हिसाब से हमें खड़ा करनी होंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम सबको मिलकर अगले दिनों में हमको काम करना होगा। तो इसी विश्वास से मैं सबको फिर से दोबारा धन्यवाद देता हूँ। पशुपति पारस हमारे साथ मौजूद है। लंबी लड़ाई आपने लड़ी है, 40 साल का आपका करियर रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं? आते साथ ही आपने सबसे पहले पासवान जी के प्रणाम किया। किस तरीके से आप इस लड़ाई को, जर्नी को देख रहे हैं? देखिए, मैं 77 से बिहार विधानसभा का सदस्य रहा। 8 बार मैं बिहार विधानसभा और विधान परिषद का सदस्य रहा। 9वीं बार इस बार मैं लोकसभा का सदस्य चुना गया हूँ। देखिए, हम एनडीए गठबंधन में हैं 2014 से, और हम 3 चुनाव साथ में लड़ चुके हैं, और तीनों चुनाव के जो परिणाम रहे हैं अब तक, वो इस बात को स्पष्ट रूप से प्रमाणित करते हैं कि अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक गठबंधन है, उसे जनता पसंद भी करती है, उसे वोट करती है, और हमें बार बार जनता की सेवा करने का अवसर भी देती है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि अपना दल एक सहयोगी के रूप में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर प्रदेश की जनता की सेवा करता आया है, आगे भी अब मंत्रिपरिषद में भागीदारी के बाद भी हमारी यही कोशिश होगी कि जिस वंचित, पिछड़े, शोषित, दलित, कमजोर समाज के लिए आवाज उठाने का काम अपना दल इतने वर्षों तक करता आया है, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। सामाजिक न्याय की चिंतन धारा को हमारी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक आगे बढ़ाने का काम करती आई है, और अब और भी ज्यादा मजबूती से हम इसके प्रति संकल्पबद्ध रहेंगे। मैडम, आपकी आप केंद्र में भी मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो दोहरी जिम्मेवारी को आप किस प्रकार से, क्या चुनौती मानते हैं दोहरी जिम्मेवारी को? देखिए, आने वाला चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, और उत्तर प्रदेश सरकार में हमारी पार्टी से मंत्री हैं, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विधायक डॉक्टर जमुना प्रसाद जी यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक अच्छे सहयोगी के रूप में, चाहे हमारा पार्लियामेंट का चुनाव हो या उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो, मैंने पहले भी कहा कि हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है, और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है, और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। पोर्टफोलियो को लेकर कोई चर्चा हुई क्या? पोर्टफोलियो कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा? देखिए, पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी का अपना विशेषाधिकार है, उनके अपने विवेक पर है, और वो जिसको भी जिस योग्य समझेंगे उसे कोई ना कोई जिम्मेदारी जरूर देंगे। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैंने
स्वास्थ्य राज्य मंत्री के रूप में भी बहुत कुछ सीखा, बहुत सारा अनुभव प्राप्त किया और मेरी क्षमताओं के अनुरूप मैंने कार्य भी किया। और अब भी जो जिम्मेदारी मुझे मिलेगी, जो भी विभाग या जो भी पोर्टफोलियो माननीय प्रधानमंत्री जी उचित समझेंगे, देंगे, मैं उसे समझने का और उसके दायित्वों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सिर्फ ये कहा कि मुझे पिछली बार हेल्थ का पोर्टफोलियो मिला था, जो एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो था और मुझे बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला था। इस बार भी मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी पोर्टफोलियो अलॉट किया जाएगा, मैं उसे सीखने का, समझने का और उसके साथ न्याय करने का प्रयास करूंगी। देखिए, अभी 6 महीने पहले मुझे राज्यसभा का पहली बार सांसद बनाया और पहले ही विस्तार में मुझे मंत्रिमंडल में शामिल करने का जो पार्टी का निर्णय सरकार का रहा है, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। और जो मेरे पर भरोसा जताया है पार्टी ने और केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने, उनके नेतृत्व में हम खरा उतर के दिखाएंगे और जो जो जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उसे पूरा करेंगे। ऐसे मौके पर आज रिशफल हुआ है, जबकि 6 महीने बाद 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है इस पद पर काम? देखिए, उत्तर प्रदेश से मैं आया हूँ और 2017 में जब चुनाव हुए थे उस समय मेरे क्षेत्र का मैं क्षेत्रीय अध्यक्ष था। मेरे क्षेत्र में 65 सीटें आती थी विधानसभा की, 65 में से 57 हमने जीतने का काम किया था और हमने पार्टी ने लक्ष्य प्रदेश नेतृत्व ने लिया था 265 प्लस कहा था। लेकिन हमारा नीचे का कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता कहता था अब की बार 300 पार, और 300 पार करके दिखाया। और अब तुम्हारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है माननीय योगी जी के नेतृत्व में, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे सामने कोई चुनौती नहीं है और हम फिर से 2022 में 300 पार करके सरकार बनाएंगे। क्या लगता है सर कि यूपी को इसीलिए ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया है इस बार, क्योंकि 300 पार? देखिए, यूपी बड़ा प्रदेश है। जब आप जनसंख्या के आधार पर उसे मानेंगे तो कोई बड़ा, इसको हम हिस्सेदारी नहीं कह सकते, उसके अनुपात में हमको शेयर मिला है। और मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश के लिए इतना सम्मान हमारी सरकार ने और पार्टी ने दिया है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। कल सूबे मंत्रालय का चार्ज ले रहे हैं फिर आप? अब जैसे जैसे सूचना आएगी, जो जो आदेश मिलेगा उसका पालन करेंगे। फिलहाल सीएनबीसी आवाज की टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। नमस्कार, गुड नाइट। मोदी कैबिनेट का विस्तार। ज्योतिरादित्य सिंधिया, नारायण राणे, अनुप्रिया पटेल समेत 43 नेताओं ने ली मंत्री पद की शपथ। कैबिनेट विस्तार से पहले पीएम मोदी ने नए मंत्रियों के साथ की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी भी थे मौजूद। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले पीएम मोदी ने बनाया नया मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन नाम का मंत्रालय देश में सहकारी आंदोलन को मजबूत करने के लिए अलग से प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा कराएगा उपलब्ध। फेरबदल से पहले कई मंत्रियों की मोदी कैबिनेट से विदाई। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत दर्जन भर मंत्रियों का इस्तीफा। फिर बढ़े तेल के दाम। दिल्ली, कोलकाता में पेट्रोल 100 के पार। मुंबई में 106 रुपए से ज्यादा का हुआ पेट्रोल। अब तक 16 राज्यों में 100 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा बिक रहा है पेट्रोल। दिल्ली के वसंत विहार इलाके में पूर्व केंद्रीय मंत्री पीआर कुमार मंगलम की पत्नी किटी मंगलम की हत्या के आरोप में घर में काम करने वाला धोबी गिरफ्तार। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का मुंबई में निधन। अंतिम दर्शन के लिए घर पर राजनीति से लेकर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों का तांता। सेंटा क्रूज कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। दिलीप कुमार के निधन पर फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर। राष्ट्रपति, पीएम मोदी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। तो वहीं अमिताभ बच्चन ने लिखा, दिलीप साहब के साथ ही एक संस्था का अंत हो गया। मुंबई में पूर्व कांग्रेस नेता कृपा शंकर सिंह बीजेपी में शामिल। महाराष्ट्र में कांग्रेस सरकार के दौरान गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं कृपा शंकर सिंह। कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी पर लगाया 5 लाख का जुर्माना। कहा, उन्होंने न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश की। सप्ताह के तीसरे कारोबारी दिन हरे निशान के साथ बंद हुए सेंसेक्स और निफ्टी। सेंसेक्स 198 अंक उछलकर 53,054 पर पहुंचा, तो निफ्टी 61 अंक की तेजी के साथ 15,879 पर पहुंचा।
24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 43,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 930 लोगों की हुई मौत। कुल संक्रमितों की संख्या घटकर हुई 4,59,000। दुनिया भर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या हुई 18 करोड़ 54 लाख से ज्यादा। 40 लाख से ज्यादा लोग अब तक गंवा चुके हैं अपनी जान। कोरोना नियमों में ढील के बाद उत्तराखंड में उमड़ी पर्यटकों की भीड़ पर नैनीताल हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी। कोर्ट ने शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाने का दिया सुझाव। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कई पार्टियों के नेताओं ने परिसीमन आयोग से की मुलाकात। इस दौरान जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के विस्तार पर हुई चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर पंजाब में बिजली कटौती का मुद्दा उठाया। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर बोला हमला। राज्य के विकास के लिए पंजाब मॉडल की बात दोहराई। दिल्ली एयरपोर्ट से करीब 7.5 करोड़ की हेरोइन बरामद। कैप्सूल के रूप में जाम्बिया का एक नागरिक दक्षिण अफ्रीका से अपने पेट में रखकर ला रहा था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की चपेट में आए दरभंगा समेत दूसरे इलाकों का किया हवाई सर्वे। बाढ़ से हुए नुकसान की ली जानकारी। दिल्ली के पास नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पुलिस ने 2.5 लाख के एक इनामी बदमाश को किया ढेर। जयपुर एयरपोर्ट पर एक यात्री से 20 लाख रुपए का सोना बरामद। एयर अरबिया फ्लाइट से वैक्यूम क्लीनर पर छुपाकर ला रहा था सोना। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। ऑफिस तो बढ़िया बनाया है। बस यार, मेहनत का फल है। आप लोग यहाँ कैसे? भैया वो चेक लेने आए हैं मित्र मंडल का। आओ देता हूँ। पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचते रहोगे या अपनी जिंदगी और परिवार के बारे में भी कुछ सोचोगे? भैया स्कूल में पढ़ाई में ध्यान नहीं था तो उन्होंने दरवाजे बंद किए, फिर नौकरी के दरवाजे बंद हुए और फिर समाज ने दरवाजे बंद कर दिए। ये दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं होता। 25,000 कमाई मिलेगी और साथ में जिंदगी का मकसद भी। खुद के बिजनेस का रास्ता गोल्ड से ही शुरू होता है। आज एक दरवाजा खुला है, कल हजारों खुलेंगे। टाटा इज गोल्ड, कामयाबी कल, आज और कल। Clean Science and Technology Limited, a manufacturer of functionally critical specialty chemicals that cater to a diverse base of customers across industries, now makes an initial public offer of equity shares of ₹1 each for cash at a premium. The book-built issue being offered in a price band of ₹880 to ₹900 per equity share. Opens on July 7th, closes on July 9th, 2021. For risk factors and more details, refer to the red herring prospectus. Hetic Fittings make your furniture work beautifully. German quality you can trust. जरा मुस्कुरा दे, हे हे हे, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की। दिमाग फिट और सेहत भी, ऐसे तुझी एक चम्मच अमूल की। जस्ट एक चम्मच अमूल की। अगर इस बार भी लीकेज बंद नहीं हुआ ना तो छत पे सो जाना। केमिकल वाटर प्रूफिंग कर रहा हूँ बे। वाह, तू क्या कर रहा है? मैं तो खाना पचा रहा हूँ। ये देख। बार बार केमिकल वाटरप्रूफिंग नहीं, एक बार एशियन पेंट्स डैम्प प्रूफ कराओ। वारंटी वाले वाटरप्रूफिंग के लिए कॉल करें 80504 80504। Excuse me. All good, ma'am? स्टॉक मार्केट में स्टार्ट तो किया, पर ट्रेड क्या करूं? हलवा है क्या? हाँ? क्या ट्रेड किया? वही तो नहीं पता। क्या ट्रेड ऐप मैम? स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना हलवा नहीं है, इसीलिए पेश है क्या ट्रेड। ये एक्सपर्ट क्यूरेटेड आइडियाज को ढूंढकर सिंपली आपको प्रेजेंट करता है। ट्रेड आइडिया अच्छा लगा तो राइट स्वाइप ट्रेड करो, नहीं तो लेफ्ट स्वाइप फॉर द नेक्स्ट आइडिया। सिंपल। आज ही रजिस्टर कीजिए kyatrade.com पर और पाइए इंस्टेंट ट्रेडिंग आइडियाज। इन्वेस्टमेंट्स इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। इट्स ब्यूटीफुल। आज घर सेरा, कुछ पल घर के नाम। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूं
मोदी कैबिनेट में सबसे बड़ा फेरबदल। सिंधिया, सोनोवाल, अनुप्रिया पटेल, पशुपति पारस समेत 43 सांसदों ने ली शपथ। अनुराग ठाकुर, हरदीप सिंह पुरी समेत 7 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन। मोदी के मंत्रिमंडल में दिग्गजों की भी छुट्टी। रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, हर्षवर्धन समेत 12 मंत्रियों का इस्तीफा। विपक्ष ने टीम मोदी के विस्तार और दिग्गजों की छुट्टी पर साधा निशाना। कांग्रेस ने कहा परफॉर्मेंस पैमाना तो प्रधानमंत्री भी हटे। बाजार का जोश हाई। सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड स्तर पर हुए बंद। एचडीएफसी ट्विंस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक से मिला सपोर्ट। बैंक निफ्टी 5 महीने के ऊपरी स्तर पर। पेट्रोल जला रहा है लोगों की जेब। मुंबई के बाद अब दिल्ली और कोलकाता में भी 1 लीटर की कीमत 100 रुपए के पार। नहीं रहे ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार। 98 साल में मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में ली आखिरी सांस। बॉलीवुड ने भीगी आंखों से कहा अलविदा। पीएम मोदी सहित कई दिग्गजों ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।